क्लब ऑफ गाजियाबाद इंपीरियल की प्रेसिडेंट सीमा गर्ग, आप सबका और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर वैभव गर्ग जी और डॉक्टर ईरा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। माँ बनना हर औरत के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम में छोटी छोटी सी लापरवाही से ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने एक लेडी के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसे अपनी और अपने होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत केयर की जरूरत होती है। आज के जमाने में जहाँ नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वहाँ प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। दांतों का संबंध प्रेगनेंसी से किस तरह जुड़ा हुआ है, इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर वैभव जी और डॉक्टर ईरा जी आई हुई हैं। डॉक्टर वैभव जी और ईरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और मेरा नमस्कार। थैंक यू मैम। मैं पहले डॉक्टर वैभव जी के बारे में बताती हूँ कि डॉक्टर वैभव जी ने बेंगलोर से BDS किया है। इन्होंने पुणे से रूट कनाल ट्रीटमेंट का मास्टर्स की हुई है। डॉक्टर वैभव जी देश विदेश में रूट कनाल की वर्कशॉप्स लेते हैं और कोलगेट इंडिया के लिए ये नेशनल स्पीकर भी हैं। इसके अलावा हमारी ईरा सिंह भाभी, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने चंडीगढ़ से BA MS की पढ़ाई की है और पिछले 34 साल से स्त्री प्रसूति रोग और बांझपन का इलाज कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने नाड़ी परीक्षण का कोर्स भी किया हुआ है, जिसके द्वारा ही पुराने से पुराने रोगों का भी इलाज करती है। तो डॉक्टर ईरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब हमें डॉक्टर ईरा जी बताएंगी सबसे पहले कि प्रेगनेंसी और दांतों के बीच में क्या संबंध होता है। तो डॉक्टर ईरा जी प्लीज बताइएगा। डॉक्टर ईरा। मैम का वीडियो चला गया है। डॉक्टर ईरा भाभी बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईरा हूँ और पिछले करीब 34 साल से गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बहुत से ANC चेकअप्स किए, बहुत सी डिलीवरीज की और इसी बीच मेरे को कई बार जो दुखद घटना है मिसकैरेज की पेशेंट्स में, उसको भी देखना पड़ा। और कई बार तो बहुत से और अन्य कारण हैं, मगर कभी कभी डेंटल डिजीजेस की वजह से एबॉर्शन हो जाते हैं। और आम तौर पे ये 3 से 4 महीने से 8वें महीने के बीच में इन्फेक्शन होती है। और जब इन्फेक्शन होती है, पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास उस समय जाता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आमतौर पे यही कहा जाता है कि आप घर में ही रहो, इलाज सब हो जाता है, कि कुछ और नहीं लेना, कोई बच्चे को नुकसान हो जाएगा। और उस वजह से उनके जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, उनकी कोख में, उस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। और बेहतर है, कई बार तो पेशेंट्स को हम समझा देते हैं कि आप पहले ही अगर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत एजुकेटेड हैं, कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो पहले अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, चाहे गम सूजना हो या कुछ भी है, आप पहले डॉक्टर को दिखा लो और फिर ठीक है, प्रेग्नेंट हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इन सब को करने से मैंने कई बार प्रेगनेंसी की आउटकम अच्छी ही देखी है, क्योंकि या तो एबॉर्शन होने के चांसेस होती है या स्टिल बर्थ, यानी बच्चा अंदर ही खत्म। स्टिल बर्थ के भी चांसेस होते हैं और कभी कभी प्री टर्म में भी समय से पहले हो जाना, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। थैंक यू भाभी। अब हमने डॉक्टर ईरा जी से बात कर ली है। अब हम इसकी विस्तृत जानकारी के लिए डॉक्टर वैभव जी के पास जाएंगे और हमारे इस प्रोग्राम में लास्ट का 20 मिनट हम उन क्वेश्चंस के लिए रखेंगे जो आज कोई भी पूछना चाहता है तो दोनों डॉक्टर से पूछ सकता है। तो डॉक्टर वैभव जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम सबको कुछ अच्छी जानकारी दें। थैंक यू सो मच मैम। ये
ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, और पहली ये आप लोगों के लिए बधाई की का पात्र हैं आप लोग कि पहली बार गाजियाबाद में इतने सालों में पहली बार कोई इवेंट इस टॉपिक को टच कर रहा है। इससे पहले कभी भी ये टॉपिक टच ही नहीं हुआ है। और मैं साल 2000 से पेशेंट्स की सेवा में हूँ, और हमने कभी भी इस तरीके के कोई सोशल कॉज या प्लेटफॉर्म्स को अटेंड नहीं किया। तो ये आप लोगों का एफर्ट है, स्पेशली दीप्ति चौधरी का, जो मेरी क्लासमेट भी हैं, फेलो है मेरी, और इन्होंने बहुत एफर्ट लिया, और अजय भैया का जो जो जिनके सौजन्य से हम ये इस वक्त जूम मीटिंग बिल्कुल अच्छे से खुले हाथों से यूज़ करेंगे आज इस प्लेटफॉर्म को। बट आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने ऐसा एफर्ट किया और मुझ पे भरोसा किया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस वक्त, और कोशिश ये रहेगी कि पूरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सरल रहे और बहुत बेसिक चीज़ों पे बात कर सकें ग्राउंड लेवल पे, कि जिसको ये बातें, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा मैं, कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा जिससे कि लोगों को समझ में नहीं आए या इंटरप्रेट नहीं कर पाए। एंटिसिपेशन ये थी कि हम लोग काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर पाते इस प्लेटफॉर्म पे, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये वीडियो जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड की जाए। तो जो हमारे रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं सभी ब्रांचेस के, वो लोग इस मीटिंग को अपने सुकून से, अपने टाइम से दोबारा देख सकें, और इसको रिकॉर्ड करके हम उनको फ्लैश ज़रूर करेंगे। इरादा तो कुछ ऐसा ही है। और मैं बिल्कुल अपनी भैया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन। और आज का टॉपिक है डेंटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सेविंग अनबॉर्न लाइव्स। जो माँ की कोख में छोटा सा बच्चा है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, उसके लिए सब कुछ, जो तरल पदार्थ है या जो भी सब कुछ है, वो माँ की कोख के अंदर जो फ्लूइड है वो उसकी दुनिया है, और सब कुछ उसी से महसूस किया जाता है। माँ के कोख में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या बच्चा कितनी एनर्जी गेन कर सकता है, वो हम महाभारत में जान चुके हैं कि अर्जुन ने अपने होने वाले बच्चे के बारे में, मतलब जब उनको बताया था कि अपनी वाइफ को बता रहे थे वो कि हम चक्रव्यूह कैसे तोड़ सकते हैं, उसका ज्ञान भी वो बच्चा एब्जॉर्ब कर पाया था। तो प्रेगनेंसी के बारे में तो बहुत पुराने टाइम से बात होती आ रही है, और हमारे पुराणों में भी बात हुई है। और इस वक्त तो गर्भ संस्कार वगैरह पुराने टाइम में दिए जाते थे, अब मॉडर्नाइज कर दिया गया है, ऑडियो या विजुअल तरीके से मदर्स के साथ शेयर किया जाता है, जिससे कि हम बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकें। मेरा नाम डॉक्टर वैभव गर्ग है, और ये एक बहुत प्राउड की बात है कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने ला पा रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पेशेंट्स को तो इन्फॉर्म करूँ इस बारे में, बट हम सोशली इस बात को नहीं इन्फॉर्म कर पा रहे थे, बिकॉज मेरे मन में कहीं एक छोटा सा भाव था कि मैं एक मेल डेंटिस्ट हूँ, और कोई कोरिलेशन पेशेंट को समझाना कि प्रेगनेंसी के बारे में कोई बात है, तो हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मानती है इस बात को कि एक जेंट्स बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। बट मेरी फ्रेंड दीप्ति चौधरी ने थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई मेरी कि नहीं, हम बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि हम किसी टैबू को ब्रेक अवे कर सकें। तो a big thank you to everyone, all the people who are organizing this event. आप लोगों ने मुझे बहुत बेशकीमती चीज़ दी है, एक समय और एक भरोसा। ये किसी भी तरीके से पैसे से तोला नहीं जा सकता, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्पस फ्यूल्स पैशन, यानी हम अगर कोई पर्पसफुल चीज़ कर रहे हैं तो पैशन में बहुत बढ़ोतरी मिलती है, और हमारे इंटेंट यही है, वेबिनार करने का मकसद ये है हमारा कि अगर हम अपनी इस छोटी सी कोशिश से माताओं बहनों को किसी तरीके से हम अवेयरनेस फैला सकें, बता सकें कि डेंटल केयर बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के समय में, तो उस समय हम ये कर सकते हैं कि अ, आवाज तो ठीक अ, तो हम कुछ इस तरीके से अगर हम माताओं बहनों को इन्फॉर्म कर सकें, और बहुत छोटा एफर्ट है सिर्फ इन्फॉर्म करना और एक डेंटल चेकअप,
मगर उससे रिजल्ट्स बहुत मैसिव आते हैं और हमने कोई भी एक प्रेशियस प्रेगनेंसी बचाई तो वो हमारे कर्मा में जाएगी और हमें हेल्प करेगी। सीमा जी, अगर बाकी जो प्रेजेंटर्स हैं ना उनके लिए उनको ऑडियो ब्लॉक करवा दीजिए, म्यूट करवा दीजिए। आप बाकी सबको म्यूट कर देंगे तो इस तरह का हाँ ये जी। ऑडियो नहीं आएगा। ना कोई डिवाइस ऑन है या तो हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस, ओके। तो जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है हमारे प्रेगनेंसी में वो होता है कि एक नई एनर्जी आती है एक लेडी की लाइफ में और इतने इमोशनल चेंजेस आते हैं कि सब जानते हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, मूड ऑफ नहीं हो जाए उस बात का भी ध्यान रखा जाता है, पूरे परिवार में खुशी की लहर होती है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कहीं किसी तरह से चोट ना लग जाए, सही तरीके से बैठने के लिए बोला जाता है, टक्कर ना लग जाए कहीं पे, कहीं किसी चीज़ से ठोकर ना लग जाए उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। नए सपने बुन रही होती हैं माताएं और पूरा परिवार, इवन पिता भी बहुत सारे सपने बुन रहे होते हैं कि बच्चा होगा तो ये करेंगे और वो करेंगे। लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। जो हम कपल्स होते हैं, शादी और प्रेगनेंसी के बीच का जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग की, बेफिक्री से जाते हैं। बट जब प्रेगनेंसी हमारी लाइफ में एंटर करती है तो हम कुछ इस तरीके से फील करते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बट वो अच्छे के लिए हैं। कुछ बंदिशें हो जाती हैं कि समय से खाना खाना है, बाहर नहीं जाना है, अंधेरे में नहीं जाना है, अगर कोई टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो बम जिस रोड पे गड्ढे हैं उस तरफ नहीं जाना है, या जो भी गाड़ी हम यूज़ करते हैं, जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें और सेफ्टी रखने की कोशिश करते हैं। जो माताएं होती हैं उनको अच्छे से उनका खाने का लेवल बढ़ाया जाता है, उनका ज़्यादा घी वाली आइटम्स खिलाई जाती हैं, कैलोरी रिच फूड खिलाया जाता है। मोबाइल में भी चल रहा था, इसमें भी चल रहा था, तो बंद कर दे। ईरा मैम, आपका ना जो इस फोन में फिर एक नए तरीके की जिज्ञासा आती है लेडीज़ में कि वो क्रेविंग्स कहते हैं उन्हें, मिडनाइट क्रेविंग्स, कि हम अलग अलग तरह का खाना खा रहे होते हैं, ज़्यादा मीठा या ज़्यादा खट्टा खाना खाना शुरू कर देते हैं। और बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, दोनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट अलग तरीके के कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ बताते हैं जिससे कि सेफ्टी बढ़ाई जा सके। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आती क्या हैं हमारे पास? प्रेगनेंसी का जिंजेवाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन, ये सबसे कॉमन चीज़ है। और साथ ही साथ मुंह से बुरी स्मेल आना, जिसे हम बेड ब्रेथ बोलते हैं, हेलिटोसिस बोलते हैं। दांतों का इरोजन हो जाना, यानी दांतों की एक ऐसी परत, ऊपर की परत जिसका झड़ जाती है, या कैविटीज़ का बढ़ना, सेंसिटिविटी बढ़ना, दांतों के अंदर दांतों का हिलना महसूस करती हैं कुछ लेडीज, उनको लगता है कि दांत हिलना शुरू हो गए हैं या मूव कर रहे हैं किसी तरीके से। मेलेज्मा मतलब, इसे बोलते हैं फेशियल मास्क, यानी प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं, कि चेहरे पे, स्किन पे मेलेनिन चेंजेस लाता है। मसूड़ों की का साइज बढ़ जाता है, उसे हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और जो मसूड़े जब लेडीज ब्रश करती हैं तो मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, यह भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स दिखती कैसी हैं? जो मसूड़ों की सूजन है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत मोटे तरीके से मसूड़ा सूज गया है हमारा। और इरोजन का मतलब होता है कि दांतों की एक पिछले की तरफ ये चीज़ गायब होनी शुरू हो जाती है, दांतों का एक पूरा हिस्सा मिसिंग होना शुरू हो जाता है पीछे से। इसका सबसे बड़ा कारण होता है वॉमिटिंग होना, यानी जैसे लेडीज कहती हैं जी मचलना या घबराना, इसे बुलीमिया भी बोला जाता है। बट बुलीमिया नॉन प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखा जाता है,
वॉमिटिंग जो है ये बहुत टिपिकल होती है प्रेगनेंसी के फेज में, और इसे एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं कि लेडीज ने कुछ भी खाया अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो उसके साथ एक वॉमिटिंग आती है। जब वो वॉमिटिंग आती है तो उसके अंदर पेट के अंदर का एसिड बाहर आता है उसके साथ, और वो दांतों को बार बार टच करता है। कुछ लेडीज को बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आती है, बट कुछ लेडीज को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं और उन्हें काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक 6 से 7 महीने तक वॉमिटिंग के चांसेस बने रहते हैं। उसकी वजह से दांतों की एक पूरी परत गायब हो जाती है। डेंटल कैविटीज़ भी बहुत कॉमन होती हैं, और हमारा खाने की टेक्निक चेंज हो चुकी होती है। हम ज़्यादा मीठा खा रहे होते हैं। नॉर्थ इंडियन साइड में तो गोंद के लड्डू या मीठा या कोई फेवरेट मीठा जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह का खाना, कोई पर्टिकुलर तरह की खट्टी कैंडी खाना, ये लेडीज़ के व्यवहार में ऐड हो जाता है, और टाइम बे टाइम भी खाना खाना पड़ता है। उस वजह से भी कैविटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमने अगर मान के चलिए रात को बहुत कुछ मीठा खा के सोए, जैसे कोई पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम हो गई, टूटी फ्रूटी हो गई, कुल्फ़ी हो गई, और रात को ठंडा दूध पी के सोने का मन है, बट हमने ब्रश नहीं किया है, तो हमारी कैविटीज़ के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो परेशानी ये नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये प्रेगनेंसी के फेज़ में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसे एग्रीवेशन बोलते हैं, यानी बहुत छोटा-सा अगर दाँतों में इन्फेक्शन है, यानी बहुत छोटी कैविटी है, तो वो बड़ी हो जाती है। बहुत थोड़ी-सी सेंसिटिविटी के लिए इरोजन हो रहा है, वो बढ़ जाता है, या मसूड़ों की सूजन, वो भी बहुत टाइम बढ़ जाती है। यानी अगर हम उसका स्कोर 1 माने, तो ये स्कोर 10 हो जाता है, यानी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी मसूड़ों की सूजन। ये देखा गया है कि सिर्फ 22 से 34% लेडीज़ ही डेंटिस्ट को दिखाने जाती हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। जो दिखाने गई उनमें से सिर्फ 50% जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी नीड को समझ पाती हैं या वो अपना इलाज करा पाती हैं। तो यानी 100 में से सिर्फ 11 लेडीज़ अपना इलाज कराएंगी अगर उन्हें पता लगता है कि उनके दांतों में कोई परेशानी है। साथ ही साथ जिन अगर हम 100 लेडीज़ का सैंपल लें तो 92 लेडीज़ कम से कम उनके दांतों में कैविटीज़ मिलेगी, और जो 6% लेडीज़ हैं उनको उस बीमारी के बारे में पता भी नहीं होगा, उन्हें एहसास भी नहीं होगा उन्हें कैविटी हो रही है। पेरियोडोंटाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन या गम्स की डिजीज़, ये सबसे बड़ा कारण होता है लो बर्थ वेट का और प्री टर्म बर्थ का। इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे बड़ा ये जो रीज़न होता है, जो पेरियोडोंटाइटिस है, मसूड़ों की सूजन है, इसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। मान के चलिए कि मसूड़ों की वजह से जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है वो ब्लड तक चला जाता है, हमारे ब्लड में होता है, और जब वो इतना फ्रिक्वेंट होता है तो बहुत छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर हमारा फीटस होता है, या जो बेबी बॉर्न होने वाला होता है वो पहले 14 दिनों में मटर के दाने के बराबर होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें दांत के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, उसे एब्सेस बोलते हैं, या पस पड़ना या सूजन आना। जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो मिस कैरेजेस के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और ये देखा गया है कि जो लेडीज़ आई ट्रीटमेंट के लिए और उनके पास एब्सेस था, अगर हमने उनका रिव्यू लिया या थोड़े दिन बाद फॉलो अप चेकअप किया तो पता लगा कि वो प्रेगनेंसी नहीं रही। अ, आज की डेट में जितनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें पहले तो शायद वो ऐसा होता था कि 7 या 8 बच्चे जनरेशन में हो जाते थे, एक फैमिली में हो जाते थे। बट आज की डेट में जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है या जितना स्ट्रेस है, क्योंकि आईटी सेक्टर में लोग हैं या जो भी जॉब है वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो बॉडीज़ अलाउ नहीं करती हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ को। एक प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस है, दूसरी भी हो जाए तो बहुत प्रेशियस है, और बहुत सुकून वाली चीज़ है कि पेरेंट्स उसको सक्सेसफुली कंसीव करके उसको फाइनलाइज कर पाएँ। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और अपनी डिज़ीज़ के बारे में समझना है कि हुआ क्या है। क्यों ज़रूरी है एक डेंटल ट्रीटमेंट को कराना इस ऐसे मौके पे? पहली बात, ये जो फ़ोटोग्राफ में लेफ्ट साइड पे रखा है लेडी का, जो इमोशनल चेंजेस आए होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस पे पेशेंट की का इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा
फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी जैसे मूड स्विंग्स बोलते हैं लेडीज़ के लिए, वो मूड स्विंग्स बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप उनको कोई लॉजिकल बात उस टाइम पे समझा पाएँ। अगर आप वो समझ भी जाती हैं तो डिसीजन जो होता है उनके फैमिली में कोई उनके लिए ले रहा होता है, उनके हस्बैंड या उनके फादर या उनके जो इन लॉज हैं वो लोग उनके लिए डिसीजन ले रहे होते हैं, और कभी कभी वो डिसीजन फाइनलाइज नहीं हो पाता। अगर उन्हें इलाज कराना भी होता है तो कभी कभी वो इलाज नहीं हो पाता, या तो हम उन्हें मना नहीं पाते, उन्हें बता नहीं पाते इम्पोर्टेंस, या उनको अपनी फैमिली से परमिशन नहीं मिलती उस इलाज की। दूसरा, जैसे जैसे दांत, एक छोटी सी कैविटी है, उसको बहुत कम खर्चे में उसको फिलअप किया जा सकता है, बट जैसे जैसे दांत आगे सड़ता रहता है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके ट्रीटमेंट में और एक्सपेंसेस आते हैं। दूसरी बात, जैसे ज़्यादा डीप कैविटीज़ हैं या दांत ज़्यादा सड़ गया है तो उसको निकालने में भी बड़ी परेशानी आती है, उसको ट्रीट भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम जो रूटीन एक्सरेज लेते हैं वो रूटीन एक्सरेज नहीं ले पाते पेशेंट्स के लिए, क्योंकि रेडिएशन की डोज जो होती है वो पेट में पलने वाले छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। वो उसके लिए चेंजेस क्रिएट कर सकती हैं, अनॉमलीज क्रिएट कर सकती हैं। तो परेशानी क्या है, डेंटिस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं इलाज को? पहली बात, जो रूटीन इलाज है दांतों में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए कई बार विजिट लगती हैं, मल्टीपल विजिट्स लगती हैं, जो कि लेडीज़ ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, क्लिनिक तक नहीं आ पाती हैं। कई बार वो 1 या 2 विजिट में अपना इलाज कराना पसंद करती हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं दवाइयों की, हम बहुत कम दवाइयाँ दे सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर चीज़ बच्चे से एसोसिएटेड है, और मोस्टली दवाइयाँ हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होके इन्फेक्शन तक काम करती हैं। बट अगर वो दवाई बच्चे तक जाती है प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू, तो वो उसको क्रॉस करके बच्चे को परेशान कर सकती हैं या उसकी ग्रोथ में बाधा डाल सकती हैं। साथ ही साथ अलग अलग समय पे अलग इलाज पॉसिबल है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो हम कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, डेंटिस्ट के हाथ बंधे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक सिचुएशन होती है। फर्स्ट 14 डेज ऑफ कंसीविंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे तो इतना छोटा साइज होता है फीटस का कि एक छोटा सा झटका, सीढ़ियों से उतरने का झटका भी उस बच्चे के मिसकैरेज में कारण बन सकता है। तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दवाइयाँ बहुत मिनिमल हों। जब भी हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट करते हैं तो हम उनकी कंसर्न्ड गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह करते हैं, उन्हें बताते हैं पूरा कि ये दवाई क्यों ज़रूरी है और क्या इम्पैक्ट डालेगी। बट डेंटल पेन इतना ज़्यादा सिवियर होता है उस टाइम पे कि दवाई की अर्जेंसी होती है, इट बिकम्स एन इमरजेंसी सिचुएशन फॉर अस। साथ ही साथ जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सेफ होता है हमारे लिए बहुत सारे इलाज करने के लिए। तो यानी पहले से 23 हफ्ते तक सब ठीक है, उसके बाद जो फेज़ है वो हम उसमें इलाज कर सकते हैं, मगर वो फेज़ भी कटना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे आप ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि लेडी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठी है डेंटल चेयर में। हमारे काफ़ी सारे डेंटल प्रोसीजर्स पेशेंट को ज़्यादा रिक्लाइन करके किए जाते हैं, क्योंकि उसमें दांतों में रोशनी पहुंचनी ज़रूरी है इलाज करने के लिए। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज जो सारे इलाज हैं उसमें हम अगर लेडी को ज़्यादा पीछे लिटाते हैं, ज़्यादा सुपाइन करते हैं उन्हें, तो जो हमारा पेट में प्रेशर है उससे डायफ्राम पे इम्पैक्ट आता है और सांसें दबने का चांस होता है। लेडीज़ को सांस कम आती है उस टाइम पे, घबराहट भी बढ़ जाती है, बीपी शूट कर जाता है डेंटल चेयर में, और वो सब छोटे से बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसलिए पेशेंट की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंटीबायोटिक्स बहुत सोच समझ के देने पड़ते हैं हमें। जो हम एक डेंटल नॉर्मल इन्फेक्शन में देते हैं एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स हम रूटीनली नहीं दे सकते, बिकॉज वो बच्चे तक ज़रूर जाएगा। ये ईरा मैम भी मुस्कुरा रही हैं, मैम जानती हैं कि हमारे कितनी मजबूरियां होती हैं कि हम एंटीबायोटिक्स दे ही नहीं सकते, बहुत मजबूरियां होती हैं। और बल्कि डेंटल इन्फेक्शंस में बहुत सादे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मतलब बहुत बेसिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसमें भी हमें बहुत कमी करनी पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो 2 तरीके से हम मदद कर सकते हैं। जो लेडीज़ हैं उनके लिए
एक हो गई होम केयर और एक हो गई प्रोफेशनल केयर। तो होम केयर में क्या करना है कि उन्हें अच्छे से ब्रश करना है, कम से कम 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को करना ही करना है ब्रश। जब भी वो कुछ खाना खाएंगे तो उन्हें ज़रूर उस बात को उसको रिंस करना है। आजकल बहुत अच्छे माउथ वॉशेज़ आते हैं जिनसे दांतों पे कोई कलर नहीं चढ़ता। वो माउथ वॉशेज़ आते हैं और वो उन एरियाज़ में क्लेंजिंग करते हैं जहाँ पे पेस्ट या ब्रश नहीं पहुँच पाता, तो वो उन एरियाज़ को क्लीन करते हैं। सांसों की बदबू को हटाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं उस एरिया को, टंग को क्लीन करते हैं अच्छे से। अगर कहीं कोई कैविटी या कोई सेंसिटिविटी शुरू हुई होती है उसको पैच कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए उसे ब्लॉक कर देते हैं। पेस्ट भी आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ आ गए हैं जो उनमें टाइमर होता है कि आप स्टार्ट करोगे, आप यूज़ करना शुरू करोगे, वो 2 मिनट बाद ही बंद होगा। तो वो 2 मिनट तक चलता रहेगा, तो आपको पता है कि मुझे कितनी देर ब्रश करना है। कभी-कभी एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं लेडीज़, तो वो नहीं होनी चाहिए, उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मसूड़ों की छिलना बढ़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश होते हैं उनमें तो जो ब्रिसल्स आते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रश नहीं यूज़ कर सकते हैं तो जो टाइप है ब्रश का वो है सॉफ्ट ब्रिसल यूज़ करना है, शॉर्ट हेड यूज़ करना है, यानी छोटे साइज़ का और बिल्कुल सॉफ्ट वाला ब्रश यूज़ करना है। हर महीने एक ब्रश चेंज करना है अपना। तो हमारे जो पहले 9 महीने होंगे उसमें जो ब्रश होगा वो 9 ब्रशेस ज़रूर चेंज होंगे, बट मसूड़ों का छिलना बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम ब्रशेस कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब वॉमिट आती है लेडीज़ को, हाथ के हाथ ब्रश नहीं करना है, बिकॉज़ वॉमिट करने के तुरंत बाद अगर आप ब्रश करते हैं तो वो और फीलिंग बढ़ाता है नेक्स्ट दोबारा वॉमिटिंग आने के लिए। इसलिए सिर्फ सादे पानी से कुल्ला करें। अपना एक हाइजीन रूटीन बना सकते हैं कि अगर आप माउथ वॉश को आपका फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि वो टेस्टफुल नहीं है, तो नमक का पानी, सादा घर का जो आपके किचन में सॉल्ट होता है, 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच नमक डालना है। वो इतना नमकीन होता है जितना आँसू, सिर्फ़ उतना नमकीन रखना है। उसका टेम्परेचर होना चाहिए गुनगुनी चाय के बराबर, यानी 60-70 डिग्री पे होना चाहिए। एक थर्मस बना के रख लें और थोड़ा-थोड़ा पानी, आधा ग्लास पानी लें और थोड़ा-थोड़ा कुल्ला करते रहें। तो उससे क्या होता है, मसूड़ों की सिकाई होती रहती है और जो नमक होता है सूजन को चटका देता है। इसलिए मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं और आप उसको अपने उस फेज़ को निकाल सकते हैं आराम से। और क्या कर सकते हैं? प्रोफ़ेशनली हम क्या कर सकते हैं? एज़ अ डेंटिस्ट मैं क्या आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ या मेरे संगी साथी पूरे वर्ल्ड में आपके लिए क्या कर सकते हैं? जो आपकी छोटी-छोटी कैविटीज़ हैं, हम उनको इस तरीके से भर सकते हैं कि आपको दर्द भी ना हो और वो दाँत की मज़बूती बढ़ जाए और वो आपको लंबे समय तक साथ दे वो दाँत आपका। जो दाँतों पे गंदगी जमा हो गई है, उसको हम स्केलिंग के प्रोसेस से क्लीन कर सकते हैं। जो दाँत मिसिंग हैं हमारे, जो दाँत अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि जब दाँत अवेलेबल नहीं होते तो आस-पास के मसूड़ों को सड़ाते हैं, हम उन दाँतों को भी रिप्लेस कर सकते हैं आपके लिए। बट इसका समय प्रेगनेंसी प्लान करते वक़्त है। इसका समय ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं और उसके बाद आप अपने डेंटिस्ट को बोलें कि आप ये सारे प्रोसीजर कर दीजिए। नहीं, जब आप पहली बार आपको लगता है कि ये वो फ़ेज़ है जब हम प्रेगनेंसी शायद हम कंसीव कर चुके हैं, पहली बार हम यूरिन टेस्ट कर रहे हैं अपना या पहली बार अपने फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट को मिलने जा रहे हैं, उस टाइम पे जो भी आप अपना फ्रीडम महसूस कर रहे हैं कि हम एक डेंटिस्ट के पास फ्री माइंड से जा सकें, अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके एक सादा डेंटल चेकअप कराएं। उस टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ेगी और हमें लगता है कि हम एक्सरे लें या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करें, तो वो डेंटिस्ट आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ऐसा तो नहीं है कि आप इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या आप कंसीव कर चुके हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं और आपने कंसीव नहीं किया है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने मुंह को इन्फेक्शन फ्री बना लें। क्योंकि आज की डेट में जब टाइम नहीं है हम लोगों के पास और बहुत कपल्स प्लानिंग करके कंसीव करते हैं, यानी आईवीएफ की हेल्प लेते हैं, उसमें तो बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यही रिकमेंडेड है। तो ये बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी गायनेकोलॉजिस्ट से जो इसको सुनेंगे इस वीडियो को, या ईरा मैम सुन रही हैं, जो पेशेंट्स होते हैं वो हमसे बहुत क्लोज होते हैं, बिकॉज वो पेशेंट्स आपके पास साल 9 महीने से लेकर 1 साल 2 साल तक आपके पास बार-बार आते हैं और एक अच्छा-सा बॉन्ड बन जाता है पेशेंट और गायनेकोलॉजिस्ट के बीच में।
एक मदरली, एक माँ और बेटी का रिलेशन बन जाता है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैंने देखा है। बहुत गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं, इमोशनली हर्ट नहीं करते अपने पेशेंट्स को। वो इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक अपना डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं। अगर हम इस तरह का डेंटल चेकअप करें और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्लीन अप करवा दें और छोटे छोटे फिलिंग्स करवा लें, तो हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे और बच्चा जो माँ के कोख में भी जन्म लेगा उस तक वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा या उसकी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। तो लेडीज़ को करना क्या है, उनको अपने मसूड़ों को साफ रखना है। जो एसिड रिफ्लक्स के लिए या उल्टी के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसको किसी तरीके से ट्रीट करना है या वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, उसके लिए कोशिश करनी है। जो डॉक्टर कह रहे हैं उनके रिकमेंडेड टूथपेस्ट, टूथब्रशेस यूज़ करें। अगर प्लाक बन रहा है यानी दांतों के ऊपर एक खाने की परत बन रही है, उसको समय से साफ करवा लें। और एक बहुत अच्छी बात है जो इस पोस्टर में बनी है कि क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो सकता है, कुछ लेडीज़ करती हैं, और वो अवॉइड होगा तो बेबी डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा होगा। इसके साथ एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, अल्कोहल भी क्विट करना पड़ता है लेडीज़ को, वो भी बहुत एसेंशियल है, वरना उससे भी इम्पैक्ट आता है बॉडी पे। मेरा मानना ये है कि पहले ट्राइमेस्टर से, पहले दिन से जब खबर मिलती है और जब बच्चा हमारे गोद में खेल रहा होता है, तब तक एक बहुत डेलिकेट फेज़ है। हमें करना क्या होता है कि अपना ख्याल रखना है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं हम इन बच्चों के लिए। हम हर कोई अपने बच्चों को खेलता मुस्कुराता देखना चाहता है, अपने कंधे पे बिठा के घुमाना चाहता है। बट अगर हम इनिशियल फेजेस में ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें मिसकैरेजेस जैसे अनफॉर्चुनेट सीन को देखना पड़ता है, और उसके साथ इमोशनल डैमेज होता है। कभी कभी पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, या टू बी पेरेंट्स होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ रहे हैं हमें, और मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए बॉडी को इन्फेक्शन फ्री बनाना है। और डेंटल कैविटी एक उस तरह का मिरर है आपका कि आपके दांत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस वक्त। जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें हमें चेकअप कराने हैं, अगर छोटी बहुत फीलिंग्स हैं वो पॉसिबल हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, अगर दांत ज़्यादा सड़ गया है तो निकाला जा सकता है, बट ओनली इन सेकंड ट्राइमेस्टर, नॉट इन थर्ड ट्राइमेस्टर, नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्लीनिंग पॉसिबल है। थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रोसीजर नहीं कराना है, कोई भी प्रोसीजर नहीं कराना है डेंटल का। इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे ही डिलीवरी हो जाए तुरंत कोशिश करके एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डेंटल चेकअप दोबारा कराएं, जिससे देख लें कि कोई और कैविटीज़ तो नहीं है, कुछ और बात तो नहीं है। क्योंकि अगर उस वक्त हमारे पास कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो पेरेंट को, मदर को एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, और वो नर्सिंग मदर के मिल्क के थ्रू फिर बच्चे के पेट में जाएगा और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। पहले 6 मंथ्स में बहुत एसेंशियल है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत सतर्क हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना तो दुख झेल लेते हैं बट बच्चे तक दुख नहीं आने देते, तो बच्चे का डेंटल चेकअप आप करा सकते हैं। बच्चों में आजकल कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, जिसमें बच्चे दांत के साथ ही पैदा होते हैं, एक या दो दांत होते हैं कैविटी में, मुंह में होते हैं। उनको नियोनेटल टीथ बोलते हैं, यानी बच्चा दांत के साथ ही जन्म लिया उसने। वो दांत थोड़े दिन में लूज होके अपने आप निकल जाते हैं, या उनको निकलवाया जा सकता है। बट कुछ पेरेंट्स हमें बताते हैं कि इस तरीके की केसेस हो रहे हैं। आती है बात कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। बच्चे के मसूड़ों को क्लीन करना है एक सादे कपड़े से, जिसे जो धुला हुआ हो, जैसे आपका खुद का रुमाल या कोई तौलिया, उसे हल्का सा वेट कर लें, गीला कर लें उसे, और बच्चे के मसूड़ों पे उसको दिन में कम से कम 2 बार क्लीन करें। जब बच्चा दूध पी रहा है, पीने के बाद जैसे हम कटोरी से पिला रहे हैं, हम बॉटल से पिला रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि उसको थोड़ा सा पानी, 2 या 3 चम्मच पानी ज़रूर पिलाएं, जिससे कि वो जो परत लगी हुई है मसूड़ों पे वो वॉश हो जाए। रात को दूध की बोतल बच्चे को देके ना सुलाएं, ये बात ध्यान रखिए, वरना आपके पास मैसिव तरीके से नर्सिंग बॉटल कैरीज होगा और बच्चे की सारी लुक बिगड़ जाएगी, आगे के सारे दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए
जो लेडीज बहुत बिजी हो जाती हैं या बच्चे को रात को फीड करा के सोती हैं बोतल से, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को फीड करा लें, दूध पी ले बच्चा, तो उसको पानी से वॉश कराएं, कुल्ला कराएं, या उसे पानी पीने के लिए दें आधा आधा ग्लास। उससे सब वॉश हो जाएगा और कैविटीज़ के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। बस आज के लिए मैं इतना ही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसके बाद पूरा सेशन ओपन है कि जो लोग हैं बैठे हुए वो सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, और मुझे लगातार सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच। मतलब आज मुझे नहीं पता कि मैं सही सीक्वेंस में चीज़ें बता पाया या नहीं, बट नहीं भैया, जितने आपने मेरे पास बहुत अच्छी वैभव, जानकारी दी है। आपने बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, वो आज आपने हमें बताई कि बेबी प्लान करने से पहले भी हमें डेंटल चेकअप कराना चाहिए। दिस इज वेरी न्यू फॉर अस, मींस वी डिडंट नो दैट। कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं था और इतना केयर भी नहीं करा था एट दैट टाइम जब हमें इस चीज की जरूरत थी। बट हाँ, आने वाली जनरेशन के लिए हम उन्हें समझा सकते हैं ये चीज। नहीं समझा सकते हैं मैम। बहुत अच्छी नॉलेज मिली आज हमें। ऋतु भाभी, आप कुछ कह रहे थे, कोई क्वेश्चन रेज कर रहे थे आप? हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, यही पूछना चाह रही थी एक क्वेश्चन कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे से भी कोई नुकसान तो नहीं होता है? मैम जो एक्सरे होता है हाँ वो जी, पहले उसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, मतलब रे मतलब रेडिएशन आ रही है उसके अंदर, हाँ एक जी, अनछुए इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो बच्चे को डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। अगर आप ओके, मेडिकल प्रोफेशन में देखें तो पहले 6 मंथ्स के लिए तो कोई भी चेस्ट एक्सरे अवॉइडेड होता है, मना जी। किया जाता है स्पेसिफिकली कि कोई भी एक्सरे, कोई सीटी स्कैन कुछ नहीं नहीं किया नहीं, जाएगा। दांतों के लिए जो एक्सरे होता है मैं बता हमारे रहा हूँ, पे। मैं वहीं पे हाँ आ रहा जी, हूँ। जो दांतों के लिए एक्सरे का डोज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा ओके, होता है, बट स्टिल हम ये मानते हैं कि अगर हम ले रहे हैं एक्सरे, बहुत एसेंशियल है चेकअप करने के लिए, हाँ तो जी, या तो एक बड़ा एक्सरे लिया जाए जिसमें सारे दांत एक साथ कवर हो जाते हैं, और हाँ उन जी, दांतों को, मतलब उस वक्त जब वो एक्सरे हो रहा है उस टाइम पे लेड का शील्ड पहनाया जाता है मदर को, कॉलर के ओके, नीचे नीचे, यहाँ थायराइड के नीचे पूरा नेक का कॉलर पहनाते हैं, इसके नीचे पूरी एक शील्ड होती है। कोशिश ये करते हैं कि सबसे कम डोज वाला एक्सरे लिया जाए जो बहुत फास्ट हो। अगर फुल माउथ एक्सरे लेते हैं तो वो 3 से 4 सेकंड वाला एक्सरे लेते हैं, उसे ओपीजी बोलते हैं। और ओके, अगर हम दांतों का सिंगल टूथ का एक्सरे ले रहे हैं तो इस तरीके से एक्सरे लिया जाता है कि वो 1 सेकंड के आधे हिस्से में ख़त्म हो जाता है, इतना छोटा एक्सपोजर होता है, यानी 0.8 सेकंड में ख़त्म हो जाता है एक्सपोजर हमारा, इतना छोटा एक्सपोजर होता है। तो एक्सरेज कराना सेफ है आज की डेट में क्योंकि डिजिटल हो गया है सारा एक्सरे, बट अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता कि इम्पैक्ट कितना आ सकता है सारी प्रिकॉशन लेने के बावजूद। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। यस मैम। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से भी था। हाँ जी मैम। जैसे कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कोई डेंटल प्रॉब्लम आ जाता है या राइट। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नहीं पता होता कि कोई डेंटल प्रॉब्लम है और बीच में आ जाता है, तो मतलब डिलीवरी के कितने टाइम बाद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं? मैम अगर बिकॉज जो लेडीज होती हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है जब बेबी हुआ होता है, जी। उसके पहले 7 to 10 days तो बहुत वीक होती है बॉडी। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो एटलीस्ट 3 weeks तक तो लेडीज मूव नहीं कर पाती हैं बहुत अच्छे से, अपने घर के भी बेसिक काम नहीं कर पाती हैं, हम्म। और क्योंकि हमें टांकों का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आपकी बॉडी अलाउ करे कि इतनी एनर्जी है कि हम एक डेंटिस्ट तक जा सके, एक पर्सनल विजिट दे सकें, तो वो आपका अर्लीस्ट टाइम है। पहली बात तो ये, हमारे एंड से कोई अर्लीस्ट टाइम नहीं है, जो फिजिकल बॉडी अलाउ करे आपको, जो आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपको अलाउ करे, वो अर्लीस्ट टाइम है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज शुरू कराएं। थैंक यू। यस। बट मैंने देखा है लेडीज बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन जैसे दवाइयाँ लेते हैं यस मैम। तो दवाई का असर भी तो बच्चों पे जाएगा ना, क्योंकि बच्चे माँ का दूध ले रहे हैं। यस मैम। तो उसके लिए भी कोई टाइम होता होगा ना कि इतने टाइम के बाद ही जाया जाए तो अच्छा है। मैम जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो
हमारी बॉडी के अंदर अगर मैंने 3 दिन का डोज लिखा है तो वो 6 दिन तक बॉडी के अंदर रोटेट करेगा। मतलब अजय भैया मेरे से बेटर जानते हैं कि कितना हाफ टाइम होता है किसी मेडिसिन का और वो कितने देर तक ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा। तो अगर मैंने 3 दिन का डोज लिखा है तो उसको पूरी तरह ज़ीरो होने के लिए 7 डेज चाहिए, 6 to 7 डेज चाहिए। तो ये किया जा सकता है कि जो नर्सिंग मदर हैं वो क्योंकि आजकल कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स आ गए हैं अलग अलग कंपनीज के जो हमारे मिल्क को रिप्लेस नहीं करते बट उसका सब्स्टिट्यूट है। तो आप वो सब्स्टिट्यूट मटेरियल 3 से 4 दिन के लिए दे सकते हैं बच्चे को। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग तो माँ का दूध होता है, उससे ज़्यादा तो न्यूट्रिशियस कुछ भी नहीं। बट अगर हमारी मजबूरी है कि हमें कोई सर्जरी करनी पड़ती है और कोई दांत निकालना पड़ रहा है या कोई पस हो गया है और डेंटिस्ट में मजबूर है, उन्हें एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा, तो 3 से 4 दिन के लिए ब्रेक देना पड़ेगा बच्चे को। उसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स नहीं जाने चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक अगर बच्चे के पेट में जाएगा मदर के फीड के थ्रू तो बच्चे का पेट ज़रूर खराब होगा। बच्चे को 10 लग जाते हैं और इतने छोटे बच्चे को 10 लगते हैं तो पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत भावुक होते हैं उस मोमेंट में। वो बिल्कुल। कहते हैं मैंने दवाई खाई और बच्चा बीमार पड़ गया। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि लिवर बहुत छोटा होता है, उतना कैपेबल नहीं होता कि उस एंटीबायोटिक को चला सके या बॉडी के लिए ओके कर सके। आयरन वाली या टेट्रासाइक्लिन वाली दवाइयाँ नहीं खानी होती हैं, वो कोशिश कीजिए ना खाएं। ठीक है भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन? ईरा मैम कुछ सवाल पूछिए, मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या टेक है क्योंकि मैं बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया हूँ बिकॉज हम सब जानते हैं कि सारी बात बहुत डिटेल में बताने में बहुत समय चाहिए। हाँ जनरली तो प्रॉब्लम यही आती है कि गम स्वलन हो जाते हैं, यस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे कॉमन है मैम। और इसका कोई हल भी नहीं मिलता। मैम इसका बहुत बेसिक हल ये है कि अगर हम जब हमें पता है कि दांतों में मसूड़ों में सूजन आ गई है तो उसको क्लीन अप करा सकते हैं, डेंटल चेयर पे बैठ के उसको क्लीन अप करा सकते हैं तो वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। ब्रशिंग टेक्निक चेंज करेंगे अपनी तो वो और फर्दर 25% 30% रिड्यूस हो जाएगा। टाइम टू टाइम मसूड़ों की मसाज करें और अपना अच्छा पेस्ट यूज़ करें, अच्छा माउथ वॉश यूज़ करें तो और रिडक्शन आएगी। तो जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सिर्फ 10% रह जाएगी अगर हम किसी डेंटिस्ट की सही सलाह लें और गाइडेंस लें। एक और प्रॉब्लम लेडीज में सबसे ज्यादा होती है, मैम वॉमिटिंग और रिगर्जिटेशन। यस सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से भी होती है क्योंकि एसिड रह जाता है माउथ में। यस मैम उसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए क्योंकि ये तो कई लेडीज को तो करीब 2 महीने होता है और कईयों को तो 6 months तक वॉमिटिंग होती है। यस मैम हमारे सामने एक बैठे हैं जिन्होंने बताया था मुझे कल। हाँ तो मैम उसमें उसमें ये किया जा सकता है कि जो सेंसिटिविटी वाला पेस्ट आता है जो आजकल बहुत कॉमन है, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, बट जिन लोगों को वॉमिटिंग आ रही है वो बिल्कुल सादा ब्लेंड जिसमें कोई टेस्ट ना हो, फ्लेवर नहीं हो, ऐसा पेस्ट यूज़ करें बट सेंसिटिविटी वाला पेस्ट यूज़ करें और लॉन्ग टर्म करें। तो अच्छा। हमें जो वॉमिटिंग की वजह से सेंसिटिविटी बन जाती है दांतों में उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है और वो परत सॉलिड होती है। मतलब वॉमिटिंग के कारण तो हम नहीं कम कर सकते बट हम उसका आने वाला इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं सेंसिटिविटी वाले पेस्ट से और वो हेल्पफुल होते हैं मैम। तो उसमें क्या पेशेंट को विजिट एडवाइस कर सकते हैं डेंटिस्ट के लिए? मैम अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम हो वॉमिटिंग की, हाँ उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं कि उसे एक डेंटल विजिट कर लेना चाहिए? मैम रिगर्जिटेशन किस कारण से हो रहा है उसमें काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं डेंटिस्ट, बट वॉमिटिंग कम करने के लिए डेंटिस्ट के डोमेन में कुछ भी नहीं है मैम। नहीं, वॉमिटिंग कम करने के लिए नहीं, एडवाइस देने के लिए कि तुम हाँ ये करो जो कहा यस गया यस 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 बिल्कुल मैम बिल्कुल। सर कोई आप सेंसिटिविटी के लिए रेकमेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई नाम या कुछ, या कोई सा भी सेंसिटिविटी का पेस्ट यूज मैम कर सकते हैं? हाँ मैम कोई भी कर सकते हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं होना चाहिए। Okay. आप ये मान के चलिए जिस पेस्ट में, वैसे अजय भैया फार्मास्यूटिकल लाइन से हैं तो वो जानते हैं कि जितने ज़्यादा केमिकल्स हैं वो उतने कलर होते हैं उनके, अपने उतना क्रोमा देते हैं अपने प्रोडक्ट को
और वो उतने हार्मफुल हो सकते हैं। तो जितना वाइट होगा टूथपेस्ट, जितने कम कलर्स होंगे उसके अंदर, वो उतना कम हार्मफुल होगा। कुछ वेंटेज करके एक मैंने यूज करा हुआ है, क्या वो Yes, ठीक है? हाँ मैम, वेंटेज आता है, थर्मोसील आता है, कोलगेट के अपने सेंसिटिविटी प्रोडक्ट्स आते हैं क्लोव के नाम से, सेंसोडाइन के तो फेमस ही, सेंसोडाइन मींस इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी, द ब्रांड नेम सेज द सेम, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, क्लोरहेक्स के अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, स्टेम करके एक कंपनी है उसका अपना प्रोडक्ट आता है। तो जो भी नियरेस्ट फार्मास्यूटिकल, मतलब जो भी फार्मेसी है आपके आसपास, मेडिकल वाले शॉप है, वहाँ पे जो भी सबसे सादा टूथपेस्ट अवेलेबल है जिसमें कलर नहीं हो एक्स्ट्रा, उसको यूज़ कीजिए, और बिल्कुल फ्लेवरफुल ना हो वो यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। क्या फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं? यस मैम, फ्लोराइड ज़रूरी है, बिकॉज जो कैविटीज़ हमारी हो रही होती हैं मीठा खाने की वजह से या ब्रशिंग कम करने की वजह से, जो एसिडिक पार्ट होता है बैक्टीरिया का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लोराइड होना पेस्ट में बहुत ज़रूरी है। इसलिए एसिड न्यूट्रलाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए, और वो हेल्पफुल होते हैं मैम काफ़ी हद तक। फ्लोराइड इज़ एसेंशियल मैम। थैंक यू। बस ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना है, जितनी बार खाएं। अगर आप चीज़ खाएं, जैसे जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरी वाइफ को कुछ डिफरेंट खाने का मन था, तो हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला कि सबसे स्टेराइल फूड मतलब वो है पिज़्ज़ा, क्योंकि वो 200-250 डिग्री पे पक रहा होता है, तो वो सबसे स्टेराइल है, उसके अंदर कुछ भी खाओगे तो इन्फेक्शन बॉडी में नहीं जाएगा, फूड के अंदर इन्फेक्शन नहीं है। तो जब वो खाते हैं तो चीज़ गया साथ में, चीज़ दांतों पे चिपकता है, मेयोनीज दांतों पे चिपकता है, तो ब्रश करना ज़रूरी है, उस चीज़ को हटाना है, वो इम्पोर्टेंट है। सीमा मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। एक देसी इलाज बोलते हैं फिटकरी से या सरसों के तेल में नमक डाल के, वो कितना इफेक्टिव है हम लोगों के लिए। पुराने मैम, लोग तो उसी से करते थे, हाँ। और मैंने देखा मेरी नानी जी 85 इयर्स में एक भी दांत नहीं हिला था उनका। बिल्कुल ठीक है मैम। पहले का जो खान पान होता था ना, वो बहुत शुद्ध होता था, उसमें ना रिफाइंड फूड्स नहीं होते थे। तो जो आजकल रिफाइंड फूड आता है वो नुकसान पहुंचाता है दांतों को, बिकॉज च्यू कम करना पड़ता है, एफर्ट कम ले रहे हैं। आपने ऐसे खाया, थोड़ा सा चलाया, वो पेट में चला गया, तो दांतों की एक्सरसाइज कम हुई। पहले गन्ने खाते थे लोग, या चना खाते थे, प्रॉपर रागी खाते थे, बारले खाते थे, अब कुछ नहीं खाते। तो जितना फाइब्रस फूड होगा वो हेल्पफुल होता है, जितना रिफाइंड फूड होगा वो कम हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, जो अलम, जो आप फिटकरी बोल रहे हो उसे अलम बोलते हैं इंग्लिश में, वो या सरसों का तेल और नमक। सरसों का तेल नमक जो है वो आज भी पॉसिबल है, और आप करेंगे तो वीकली उसे करें, वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज सरसों का तेल बाय नेचर इस तरह से एसिडिक होता है कि वो जो बैक्टीरिया की लेयर बनती है उसको बनने नहीं देता। और जो नमक होता है वो पानी का प्रेशर चेंज करता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। वो बैक्टीरिया की लेयर में और मसूड़ों के बीच में उस प्रेशर को चेंज करता है। तो जब वो चेंज करता है तो हमारे पास जो खराब बैक्टीरिया जो मसूड़ों को सड़ा रहे हैं उनको हटाने में हेल्पफुल होता है। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड डू, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड डू। एक एडिशनल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, बट वो अकेली चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो अलम का पानी है, जो फिटकरी का पानी है, वो गुनगुने पानी के साथ करें तो मसूड़े ज़्यादा मजबूत रहेंगे। ईरा मैम, आपके कुछ फाइनल वर्ड्स दीजिए हमें, कुछ हमें भी ज्ञान दीजिए थोड़ा सा मैम। डॉक्टर वैभव, आपने इस टॉपिक पे जो भी बताया, जो भी स्लाइड शेयर करी, वो बहुत इंफॉर्मेटिव थे, और उसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। और ये आपने बहुत मेहनत से और अच्छे से बनाया है और शेयर किया है, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाना चाहिए। उससे लोगों को अवेयरनेस होगी, क्योंकि पूरी फैमिली को अवेयरनेस जरूरी है। एक लेडी के अवेयर होने से ही सब कुछ नहीं होता, पूरी फैमिली को अवेयरनेस होगी तो वो इस चीज को ध्यान रखेंगे।
Yes, ma'am. नहीं तो जस्ट मिसकैरेजेस हो जाते हैं, 6 months गायनेकोलॉजिस्ट ब्रेक देते हैं, उसके बाद ठीक है द्वारा। मगर कोई भी रूट कॉज, मान लो अगर गम डिजीज है या और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, कोई भी उन फैक्टर्स को ट्रीट नहीं करते, कई बार आते ही नहीं है, जब प्रेग्नेंट हुए तभी आएंगे द्वारा। आप बता भी रहे थे कि कान का इन्फेक्शन भी उतना ही पेनफुल होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसका सिजेरियन करा है तो वो भी अभी प्री टर्म, करीब, वो भी प्री प्रीटर्म, टर्म। बिल्कुल प्रीटर्म। और और ऐसे में एक और बेबी, केस है, उसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो गया, ओके, वॉमिटिंग, कारण वॉमिटिंग, ये भी ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो गया, और वो भी प्री टर्म में ही सिजेरियन हुआ है। उसकी कॉम्प्लिकेशन तो है ही ना, नर्सरी में फिर बहुत से और कॉम्प्लिकेशन है। तो आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव दिया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे आप लोगों ने सुना, इतना टाइम दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, और कोशिश करूँगा कि मैं सोसाइटी के काम आ सकूँ, जो मेरी नॉलेज है वो तो एटलीस्ट मैं पहुँचा सकूँ आगे तक। थैंक्स अ और लॉट अगर डॉक्टर हमने साहब। एक छोटी सी भी जान बचा पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैम, बिल्कुल भैया, बहुत खुशी होती है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर बहुत ईरा बहुत जी, बहुत डॉक्टर वैभव अच्छी जी। आपने इंफॉर्मेशन दी है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गर्ग एंड ईरा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay. दीप्ति चौधरी जी को भी थैंक यू, ये सब कुछ एक सूत्र में बांधने के लिए, दीप्ति को तो सब लोग को स्पेशल एक साथ थैंक यू। तार में बांधने के लिए, ये इवेंट इनकी वजह से स्पॉन्सर हो पाया है, मतलब हो पाया है, एक्चुअली कंसीव हो पाया है ये इवेंट, ये मैं बिल्कुल हमें कनेक्ट तो दीप्ति करा रही है ना, सारे नहीं, हमें दीप्ति ने कराया डॉक्टर है साहब इसके लिए। आपकी भी बहुत तारीफ करती है। नहीं नहीं, डॉक्टर वैभव तो ये बात मान जाएंगे, ये बात करा देंगे। मैम वो तो हम एक दूसरे को ब्राइब करते रहते हैं ना, बचपन के दोस्त हैं हम तो। I know. He was telling. हम तो क्लास 4 से दोस्त हैं मैम, तो हाँ जी। तभी इतना हक है उसका। यस चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू मैम, अजय भैया नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू अजय भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी, थैंक यू, Thank you. बड़ा अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू। भैया। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय बाय।